लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जवान की तरफ 23-24 साल का एम का प्रतिभा उनके अंदर जागी और पुनः आंदोलन के लिए और उन्होंने तैयार हुए अपने आप को और देश की पूरी शिक्षा महासभा और जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे सबको कहा कि 1 साल के लिए आपने विश्वविद्यालय को बंद कर दीजिए, कॉलेज को बंद कर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिसने इतिहास में जो काम किया है शायद ही कोई महान पुरुष इतना बड़ा काम किया हो। और उस कार्यक्रम में आप समारोह में शरीक हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूं। जयप्रकाश जी के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत बातें बताई। मैं जयप्रकाश जी से गाजियाबाद में रामलीला ग्राउंड में बहुत साल देखा जब वो यहाँ पर इमरजेंसी खत्म हो गई थी और यहाँ पर आए थे। गाजियाबाद के अंदर जनता पार्टी का गठन हो गया, लेकिन उनके विचार जो संपूर्ण क्रांति का विचार है, जो महात्मा गांधी की समग्र क्रांति थी, उससे उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की। उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी की समग्र क्रांति है उसमें और मैं जोड़ना चाहता हूं। जो संपूर्ण क्रांति है वो क्या है? संपूर्ण क्रांति राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, जिससे जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो मुख्य धारा में नहीं है, उसका कल्याण हो सके। ये संपूर्ण क्रांति है। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जब अंग्रेजों से वो लोग लड़ रहे थे 1942 में, और उससे पहले भी, तो 1942 में 2 ही लोग थे जब गांधी जी और पूरी कांग्रेस को जेल में डाल दिया गया। 9 अगस्त की क्रांति जो आपने अभी यहाँ मनाया था और पद यात्रा भी की थी, शहीद आजम चंद्रशेखर पार्क से डॉक्टर अंबेडकर पार्क तक यहाँ पद यात्रा भी हुई थी। इस आंदोलन की बागडोर समाजवादियों के हाथ में थी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी, अरुणा आसफ अली जी, अच्युत पटवर्धन जी और उषा मेहता जी, अशोक मेहता जी, यूसुफ मेहर अली जी, ये सारे जो समाजवादी थे वो सब लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। क्योंकि अंग्रेजों ने ये समझा था कि अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा तो ये भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन इन समाजवादियों ने उस आंदोलन को उखाड़ दी और ये जेल में चले गए। जेल हो गई और जेल में बहुत यातना दी गई, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को जेल के अंदर जितनी यातना दी गई, शायद भारत के इतिहास में किसी को इतनी यातना दी गई जेल के अंदर। तो इन लोगों ने बड़ा काम किया। आज का जो विषय है, लोकतंत्र बचाओ, देश बनाओ, असमानता लाओ। लोकतंत्र पर जब प्रहार हुआ 1974 में, पहले गुजरात में छात्रों ने आंदोलन किया, नवनिर्माण आंदोलन उसका नाम था, और उसका जयप्रकाश बाबू वहां पर गए, वहां फीस बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, उस पर आंदोलन हुआ। उसको जाकर उन्होंने फिर वहां से आकर छात्र आंदोलन बिहार के अंदर हुआ और गांधी मैदान के अंदर लाखों लोगों के बीच में
आपने बोला वहां पर, और बोल उनके जो छात्र थे उनका समर्थन किया, उनको समर्थन किया कि छात्रों की मांग जायज है, महंगाई बढ़ी हुई है, हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई है और उसे वापस किया जाए। उसी बीच जो श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनके खिलाफ राजनारायण जी जो समाजवादी नेता रहे, उन्होंने पिटीशन इलाहाबाद में डाल रखी थी और इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हो गया। जब निरस्त हो गया था उनका चुनाव, तो यहाँ पर आंदोलन तेज हो गया था। बिहार में छात्रों पर गोली चली गई थी, 50 के करीब लोग मारे गए थे, मर गए, वो शहीद हो गए उसमें। तो जब जयप्रकाश बाबू ने कहा कि ये जो गोली चली है इसमें सरकार विफल हुई है, लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी, तभी जयप्रकाश बाबू का मन उद्वेलित हुआ और उन्होंने बिगुल बजा दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ तब तक संघर्ष होगा जब तक हम इन्हें सत्ता से नहीं हटाएंगे। और जब इंदिरा गांधी जी को पता लगा, जैसा वक्ताओं ने कहा कि विनोबा भावे के यहाँ इंदिरा गांधी गई, उनका कोच थे विनोबा भावे, उन्होंने समझा कि विनोबा भावे की बात सर जयप्रकाश बाबू मान लेंगे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह ऐसा विषय है कि लोकतंत्र को खतरा हो गया और लोकतंत्र के खतरे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने भाषण जब दिया और सारे देश में के लोगों को तैयार किया कि आप आंदोलित हो जाइए, और लाखों लोग इसमें नौजवान लग गए, छात्र और नौजवान। तो इंदिरा गांधी डर गई और डर कर 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल लागू हो गया। 1 लाख से ज्यादा लोग जेल चले गए, उसमें महत्वपूर्ण नेता थे। आगे इतिहास में सारे लोग यहाँ पर जानते होंगे कि 77 में जब जनता पार्टी बनी तो सरकार बन गई, जयप्रकाश बाबू उसमें कोई, उनकी तो महत्वपूर्ण भूमिका थी कि भाई सरकार ये इंदिरा गांधी की हटनी चाहिए और लोकतंत्र बचना चाहिए, अब तभी ये देश बनेगा। उनका हमेशा ये सपना था कि देश के वंचित, शोषित, दलित, पीड़ित और जो लोग भी मुख्य धारा में नहीं आए हैं, समान अवसर उन्हें मिलना चाहिए। समान अवसर अगर मिलेगा तो मुख्य धारा में आएंगे और हर जगह उन्हें नौकरियों के अंदर और शिक्षा के अंदर आर्थिक उनकी उन्नति होगी। वो उनका सपना था, वो चाहते थे इस काम करना, लेकिन दुर्भाग्य से जो सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी, क्योंकि मोरारजी देसाई के पास उतने सांसद नहीं थे और मोरारजी देसाई सरकार चलाने में उतना सक्षम नहीं हो पाए जो जयप्रकाश बाबू, चौधरी चरण सिंह और जो घटक समझते थे, वो बात नहीं बन पाई। और उसी बीच इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया और 1979 में इनका 8 अक्टूबर को देहांत हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ, ये बात मैंने किस लिए कही है कि पूरा जीवन संघर्षों का इनका इतिहास है। अंतिम क्षण तक जनता की आवाज को संसद से लेकर और सड़क तक संसद में अपने लोगों से उठवाना और उठवा कर उसका निराकरण करने की बात करना चाहते। महात्मा गांधी ने जयप्रकाश बाबू के लिए कहा था कि लोकतंत्र और समाजवाद को जितना जयप्रकाश नारायण जानते हैं, पूरे विश्व में कोई नहीं जानता। अगर कोई ये समझता हो कि समाजवाद और लोकतंत्र को मैं ज्यादा जानता हूं, वो जयप्रकाश बाबू से इसे सीखे। तो ये इतने महान लोग, और हमें गर्व है कि हम, हमारे पूर्वज हैं, हम इनके अनुयायी हैं। हम लोग भी इनके बताए रास्ते पर चलने का दृढ़ निश्चय किए हुए हैं, संकल्प लिए हुए हैं कि हम जो जितनी भी हमारी ताकत है, हम जनता के अंदर समता, समानता, न्याय,
बंधुता की बात को आगे बढ़ाते रहेंगे, नैतिकता को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज मैं बता देना चाहता हूं आपको, जो आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था, आज अघोषित आपातकाल, आज प्रेस पर हमला है, मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उस पर हमला है। 181 देशों में भारत 169वें स्थान पर, 169 स्थान पर है फ्रीडम में, प्रेस के फ्रीडम में। हम कहाँ खड़े हैं? जो जर्मनी है, उत्तर कोरिया का जो वो है डिक्टेटर, उत्तर कोरिया का जो डिक्टेटर है, वह केवल 19 स्थान हमसे नीचे है, जो पूर्ण डिक्टेटर है, पूर्ण तानाशाह है। और हम यहाँ खड़े हैं, प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में आ गई है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा। इस देश के अंदर पूरा का पूरा ढांचा बदला हुआ है, और हम हमारे देश के लोग बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी जो कुर्बानी लाखों लोगों ने दी है, जेलों के अंदर गए हैं इस आजादी को प्राप्त करने के लिए, आज उस पर खतरा पैदा हो गया। तो हम लोगों का दायित्व है कि हम जयप्रकाश बाबू के बताए रास्ते पर चलकर एकजुट होकर जहां भी जाएं, अलग जगाएं कि देश के अंदर लोकतंत्र बचना चाहिए, देश के अंदर समानता समता होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। कहाँ महंगाई जा रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, यहाँ पर भुखमरी सूचांक में हम 123 देशों में एक साथ स्थान पर है। हम कहाँ खड़े करते हैं? सोचते ही नहीं, सोच के बात ही नहीं करते। कहते हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, अब तीसरी बन जाएंगे। और ये नहीं कहते कि 142 देशों में प्रति व्यक्ति आय आपकी कम है प्रत्येक आदमी की, ये बात नहीं बताएंगे क्योंकि ये हिडन एजेंडा है। तो इन सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट समाजवादी पार्टी लगातार इस काम को करना चाहती है कि हम समाज के अंदर जागृति पैदा करें और लोगों को ये बताएं कि कैसे हमें छला जा रहा है, कैसे हमारा दोहन हो रहा है। और बुद्धिजीवी वर्ग को, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसे घर में नहीं बैठना, उसे अपने चाहे पड़ोसी है चाहे आगे और कोई है, उसे ये बताना है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और लूट करने वाले लोग हैं। 2 आदमी सरकार चला रहे हैं और 2 आदमी व्यापार चला रहे हैं। जब 4 ही लोग हैं यहाँ पर और 5वां कोई नहीं, 5वां स्वार्थ में लगे हुए हैं, एक शब्द बोल नहीं सकते, अपने निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं। पहले के जो नेता, वो अभाव में कितना उनके अंदर कैरेक्टर था, कितनी उनके अंदर नैतिकता थी, कितने लोग ईमानदार थे। जिस आदमी की बात आप कर रहे हैं जयप्रकाश बाबू की, इन लोगों पर कपड़े नहीं हुआ करते थे। इन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करने में खेतों में काम किया, इन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया, इन्होंने रेस्टोरेंट होटलों में काम किया, वहां से पैसा लेकर इन्होंने पढ़ाई की। इतनी मेहनत करके ये लोग वहां पहुंचे हैं। हमें अपने बच्चों को, अपने पोतों को ये बात बतानी चाहिए कि जयप्रकाश जैसे लोग, इन्होंने अमेरिका में जाकर कैसे शिक्षा प्राप्त की और ईमानदार रहे। यहाँ डॉक्टर भूतिया ईमानदार रहे, छत धोती और कुर्ता, चौधरी चरण सिंह ईमानदार रहे, महात्मा गांधी का आप लोग जानते, जवाहरलाल नेहरू, ये कोई मान लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग। और आज स्थिति यह है कि सारे संसाधन होने के बाद आप जो है सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं और अहंकार में डूबे हुए हैं, ईर्ष्या, जलन, द्वेष के कारण नफरत फैला रहे हैं, असहिष्णुता फैला रहे हैं समाज के अंदर, मोब लिंचिंग हो जाती है इस देश के अंदर। यह लोकतंत्र का तकाजा नहीं है, यह स्वतंत्र भारत का इतिहास नहीं है। हमारा देश तो भगवान बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, कबीर का देश है, गुरु नानक देव का देश है। हमें शांति और सद्भाव चाहिए। तो मैं इन बातों के साथ आप लोगों को बहुत समय मैंने आपका लिया हूँ, क्योंकि मैं बोलना इसलिए चाहता हूँ कि इन लोगों ने, पुराने लोगों ने इतनी कुर्बानी की और आज हम नैतिक नहीं बन पाए। आज हम 21वीं सदी में एकदम स्वार्थ में लिप्त हैं और सारा कुछ अपना समझते हैं। आप देखिए क्या हो रहा है पूरे विश्व के अंदर। अगर जब तक बुद्ध की बात नहीं मानी जाएगी, महात्मा गांधी की बात नहीं मानेगी,
जयप्रकाश बाबू की बात नहीं मानी जाएगी, उनके विचार को नहीं माना जाएगा। विश्व ऐसे ही चलता रहेगा आग में, क्योंकि आग इन्होंने इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़े बड़े हथियार बम एटम बम इकट्ठा कर लिया है। शांति से ही यह देश और विदेश सुरक्षित रह सकता है। इन बातों को आपने हमें सुना, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लोगों के अंदर जागृति पैदा करेंगे, जिससे जयप्रकाश बाबू जैसे लोग पैदा हों जो निजी स्वार्थ नहीं, समग्र जनता के विकास के लिए काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा लक्ष्मी की पूजा, सबसे ज्यादा सरस्वती की पूजा और सबसे ज्यादा दुर्गा की पूजा, ये तीनों महिलाओं की सबसे ज्यादा पूजा होती कि ये हमारी देवी। और लक्ष्मी चली गई अमेरिका, यहाँ भूखे मरने ऐसी कर, और सरस्वती यहाँ पर अशिक्षा इतनी गर्हित अवस्था में है कि 10 लाख शिक्षक तो उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं, तो सरस्वती का भी काम इन्होंने समाप्त कर दिया। लक्ष्मी का पहले ही 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर समाप्त कर दिया गया। और बात दुर्गा की भी बता देता हूँ, दुर्गा शक्ति की देवी है और बहनों और बेटियों के साथ क्या अनाचार हो रहा है। वो तो मधुकैटभ को मारने के लिए शक्ति पैदा हुई थी, अब वो मधुकैटभ कहाँ है? यही है जो मणिपुर की निर्वस्त्र बहनों को नहीं देख पा रहे, जो लोग हाथरस की बेटी को और उन्नाव की बेटी को नहीं देख पा रहे। और यह है असली काम कि हमारे देश में लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। हम कभी भी पूरा विश्लेषण नहीं कर पाते कि ये कितनी गहरी अवस्था में देश जा रहा है। नाम लेकर तो चाय वाले का आए थे हमारे नेता कि मैं चाय वाला हूं, उनकी माँ ने कहा भैया जब तू पैदा हुआ तो यहाँ तो बड़नगर स्टेशन भी नहीं था, हाँ, और तू मेरे से झूठ बोलता, मैं तो माँ हूँ। अरे इन्हें बता बाका लोगों को। बात चाय वाले का कर आए कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ, भूख और पीड़ा और दर्द में पैदा हुआ, और काम आप किसका कर रहे हैं? नाम तक नहीं लिया और विपक्ष के नेताओं को भगा दिया गया। ये डेमोक्रेसी कैसे रख सकती है बात में? अगर विपक्ष अपनी बात को नहीं रख सकता तो डेमोक्रेसी का तो खनन हो रहा है। तो हम इस अवसर पर इतना ही कहते हैं कि जयप्रकाश बाबू जैसे लोगों की आज जरूरत है। आज इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए देश के अंदर कि जो लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिन्होंने अभी इन्विटेशन किया था इतना बोला था, उस इन्विटेशन में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता जो जोड़ा गया था संशोधन करके 1976 में, उसे हटाकर निमंत्रण दिया। ये हमेशा ही पूरा बात की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात नहीं करते। मैं ऐसे कोई अब हमेशा बोलता रहता हूँ, ऐसा है कि यह देश सबका है, यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, इनका देश। आपको हम सारे लोगों ने उच्च कुर्सी पर बैठ दिया, जिस दिन आप उस कुर्सी पर बैठ गए उस दिन 140 करोड़ के प्रतिनिधि हो गए। आप कोई एक पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है। तो मैं इतना ही जयप्रकाश बाबू के चरणों में नमन करते हुए कहना चाहता हूँ कि लोगों में सद्बुद्धि आए, लोकतंत्र, समाजवाद और जो भी समानता और समता है और देश को मजबूत बनाने के लिए वो अवसर प्रदान कीजिए, बेरोजगारी दूर कीजिए, महंगाई दूर कीजिए, जो जनहित के काम है उसे करिए। आपकी पूजा होगी, आपको लोग आज भी मानेंगे और भविष्य में भी मानते रहेंगे। नहीं तो इतिहास सबका लिखा जाता है, हो सकता है इतिहास काले अक्षरों में ऐसा डाल के लिखा जाए
कि आप उसे सोच भी नहीं सकते हो। अब कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हुए मैं राम यादव जी से निवेदन करूंगा कि ये आए और अध्यक्ष हमारे गुरुजन बड़े भाई लोगों को प्रणाम। आए हुए सभी भाइयों को वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज देश के ऐसे महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। मेरे भाइयों, इनका जन्म बिहार के छोटे से गांव में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। बचपन से भी मेधावी प्रभावी शिक्षा के लिए पटना आए और 12वीं में जब तैयारी बोर्ड का कर रहे थे, अभी 20-25 दिन बोर्ड का पेपर रह गया था, तो मौलाना अबुल कलाम के भाषण से प्रभावित होकर के उन्होंने क्या किया कि बोर्ड का पेपर छोड़ करके और उनके आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साथ हो गए। घर वालों की एक नाराजगी थी कि बोर्ड का पेपर 20 दिन बचा हुआ है, मैं आपको इस संघर्ष के लिए रोकूंगा नहीं। धन्य है उस माँ बाप को जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित भी किया और साथ में ये कहा कि आप यह पेपर दे लेते, उसके बाद आजाद जी के साथ चले जाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने माता जी को बोला कि नहीं, अब मुझे जाना है और उनके साथ लग गए। महात्मा गांधी के विचारों को अनुसरण करते हुए इन्होंने आंदोलन में कूद पड़ा। शिक्षा के लिए बाद में इनको बाहर जाने की जब प्रेरित किया गया तो उनकी 18 साल की 19 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। सामने जो इनकी वाइफ थी उनकी भी एक चिंता थी कि अब इनको कहाँ छोड़ूं, हमारा जीवन तो अंग्रेजों की लड़ाई के साथ समाप्त होना है। इन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया। अंतोगत्वा कस्तूरबा निकेतन में अपने वाइफ को छोड़ करके और वो अपराध चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ बाबूजी ने BA और MA की शिक्षा लिया। इन बिटवीन क्या हुआ कि इनके माता जी की तबीयत खराब हो गई। उनका जब खबर गया तो PhD नहीं हो सका और वहां से वापस जो है वो स्वदेश लौट आए। मेरे भाइयों, पूरा जीवन इनका संघर्ष ऐसा रहा आंदोलन में कि जब ये आंदोलन में थे सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने अपने 5-7 लोगों के साथ एक ग्रुप बना करके और जगह जगह इन्होंने भाषण देना, अंग्रेजों के खिलाफ एक जनसैलाब तैयार करना, इन्होंने अपना एक अलग लक्ष्य बना लिया था। इस बीच में क्या हुआ कि लोकनायक अरेस्ट होते हैं और इनके 5-7 लोग साथ के साथों लोग अरेस्ट हो जाते हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। और जैसा बाबू जी ने बताया कि ये 51 फीट दीवार कूद करके अकेले नहीं भागे थे, उसके साथ 7 लोग को लेकर के गए और नेपाल चले गए। नेपाल में भूमिगत होकर के इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। एक ट्रेन आदरणीय रामदुलाल जी और अन्य सज्जन सभी को मेरा नमस्कार और सामने बैठे हुए मेरे भाई बुजुर्ग सभी को इस ज्ञानपीठ केंद्र में सभी का स्वागत। आज हम लोग यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि दी है। वैसे तो सभी लोग जितने पूर्व वक्ता थे उन्होंने उनके बारे में सब कुछ बता दिया, कुछ बचता तो कुछ खास है नहीं। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो संपूर्ण क्रांति उन्होंने शुरू की थी बिहार से, उस क्रांति को की जरूरत आज के संदर्भ में, आज के परिवेश में भी है। जो समस्याएं उस टाइम मुँह उठा रही थी वो समस्याएं आज भी मुँह उठा रही हैं उसी तरह से। मैं जो बिहार से क्रांति 1974 में शुरू हुई थी, वो क्रांति जब दिल्ली पहुंची, दिल्ली में 24 और 25 जून 1975 को रैली हुई थी रामलीला ग्राउंड दिल्ली। मैं उन दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरी उम्र 18-19 साल थी। मैं भी उस रैली में गया, लेकिन इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी राजनीति की, तो मुझे अब इतना बहुत अच्छी तरह याद नहीं है। लेकिन उस टाइम जो हजूम था वैसा हजूम एटलीस्ट आज तक मैंने रामलीला ग्राउंड में नहीं देखा, कभी भी देखा क्या पढ़ा भी नहीं है। खैर, उस रैली का ये असर हुआ कि
उस टाइम सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उस रैली की वजह से ही उन्होंने 25 जून की रात को इमरजेंसी लगा दी। बाबू जयप्रकाश नारायण अकेले ही नहीं थे, तो उनके नाम से जुड़ी हुई जितनी भी क्रांति आज़ादी के लिए की गई तो, और बाद में आपात स्थिति के खतरों से बचाने को की गई तो, हमारे आदरणीय भाई शिपर साहब ने और हमारे रामदुलार जी ने आपके सामने पेश कर दी। अब आज मैं तो आपसे बात करूँगा, जैसे मेरे साथ वो दिक्कत है। दिक्कत यह है कि राम दुलार जी इतने भारत ताज पहना देते हैं मुझे कि मैं आज़ादी का इस्तेमाल नहीं कर पाता। कहीं परम पूज्य गुरु जी कह दीजिए, कहीं वशिष्ठ जी कह दीजिए, कहीं विश्वामित्र जी कह दीजिए, लिहाजा मुझे टेक लग जाता है। देखो, समझदार लोग कम बोलते हैं पर बात बड़ी कहते हैं। ऐसा ही तो शिपर साहब को हमने देखा बोलते हुए, ऐसा ही श्रीमान दीक्षित जी आए चश्मा लगाए बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोले। पता नहीं कहाँ से मेरा तो किसी और का गौरव हुआ तो शेर पेश कर दिया कि गौर साहब ने कहा था। उसके बाद जो कहा वो गौर करने के काबिल। मैं उनको उल्टा सीधा बोले देता हूँ, कुछ इधर उधर हो गया होगा। उन्होंने सुनाया हमें, उन्हें तो खुदा ने बनाया था अपने हाथों से, हम तो ठेके पर बनाए गए। ये देखो, हमारे देश की पूरी हालत को बयान करता है। इसके माने ये हैं कि आज़ादी मिलने तक, आज़ादी के लिए संघर्ष किया जिन्होंने, पूरे कम से कम 75 साल तक जंग का संघर्ष हुआ, नहीं तो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। जंग के संघर्ष हुआ। सीधी बात यह है, लोकमान्य तिलक और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इतना संघर्ष किया, वो जंग कर दिया। तिलक जी पहले चले गए, गांधी जी बात कर रहे, जिनको हमने ही लूट लिया अपने हाथों से। तो देश ने इसमें बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। पर देखो, दुनिया के, मैंने आपसे आज एक आज़ादी दी है। मैं संस्कृत का आचार्य और कहीं का प्राचार्य होकर नहीं बोलूँगा, मैं आपसे खुली तार की बात करूँगा, ताकि मैं थकूँ नहीं और अपने मन की बात भी कह जाऊँ आपसे, सीधी सी बात है। देखिए, हम जिस भारत का गर्व कहते हैं, रात दिन आप सुनते हैं, राजनेता भी कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। भारत माता की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। भारत माता की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। भारत माता की, भारत माता की। अब सभी साथियों से निवेदन